दोस्तों, आज की हमारी कहानी है आयशा और अकरम के नाम। मैं अपनी उंगली में अपनी सगाई की अंगूठी घुमा रही थी। उसका छोटा सफ़ेद नग जैसे मेरे दिल में चुभ रहा था। एक आंसू टूटकर मेरे गालों पर गिरा और लुढ़कता हुआ उस सफ़ेद नग पर जा टिका। अस्पताल के कॉरिडोर में लगी कुर्सियों में से एक पर मैं बैठी हुई थी, क्योंकि अभी अभी जो खबर मुझे मिली थी वो मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। मेरी खुशियों को किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई थी, क्योंकि अंदर इमरजेंसी रूम में मेरा मंगेतर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। उसका खून काफ़ी बह चुका था और एक टांग बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि हमें उसकी एक टांग काटनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो बिल्कुल बेकार हो चुकी है और दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ पल तक मैं बस डॉक्टर को देखती रह गई, जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझसे क्या कह रहा है और मैं कहाँ खड़ी हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। अभी कल ही की तो बात थी जब मेरा मंगेतर अपनी दोनों टांगों पर चलकर मेरे पास आया था। उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए थे और उन्हें चूमते हुए कहा था कि आयशा, अब हमारे मिलने की घड़ी बहुत करीब है। सिर्फ 1 महीना बचा है हमारी शादी को और मुझसे तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं होता। जी चाहता है कि अभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, पर क्या करें, जमाने के रस्मों रिवाज के मुताबिक चलना पड़ता है। उसने एक ठंडी सांस भरी थी और मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी थी। मैंने कहा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को पाने के लिए इंतजार की सज़ा पर चढ़ना ही पड़ता है। मैंने उसे छेड़ा था और वो नाखुशी से मुझे देखने लगा। कहने लगा, तड़पा लो जितना तड़पाना है, सारे बदले गिन गिन कर लूँगा। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज मैं उसका सामना कैसे करूँगी, क्योंकि मैंने तो उसे सही सलामत कल विदा किया था और आज सुबह सवेरे ही मुझे बुरी खबर सुनने को मिली थी कि मेरे मंगेतर का बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में पड़ा है। मैं पागलों की तरह दौड़ती हुई यहाँ आई थी, पर अब हिम्मत नहीं थी कि शीशे के पार अपने मंगेतर को इस हालत में देख सकती। किस्मत भी क्या अजीब चीज़ होती है। जब हमें लगता है कि पूरी दुनिया की खुशियाँ बस हमारी पहुँच में आने वाली हैं, तभी हम इस ख्वाब से जागते हैं और कड़वी हकीकत हमारा मुंह चिढ़ा रही होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आदिल और मेरा साथ काफ़ी पुराना था। आदिल मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। मेरे पापा और आदिल के पापा आपस में बिजनेस पार्टनर थे और आदिल भी उनके साथ उसी बिजनेस में दिलचस्पी ले रहा था और वहीं काम करता था। मैं अभी पढ़ाई कर रही थी और मेरा भी इरादा अपने पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाने का था। एक दिन मैं अपने पापा के ऑफिस गई और वहीं पर उससे मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई और कब हमारे बीच प्यार का बीज अंकुरित होने लगा, पता ही नहीं चला। देखते ही देखते हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। आदिल अक्सर मुझे कॉलेज से पिक कर लेता और फिर हम दोनों देर तक एक दूसरे के साथ रहते। मेरे घर वाले काफ़ी लिबरल थे और लड़के लड़की की दोस्ती को बुरा नहीं समझते थे। इसलिए हमारे घर वाले जानते थे कि हम एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में सिर से पैर तक डूब चुके हैं। मैं आदिल से 4 साल छोटी थी। उसने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करके अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया था। आदिल काफ़ी समझदार और मैच्योर इंसान था और मैं थोड़ी बेफिक्र सी लड़की थी, पर फिर भी दो अलग सोच और अलग मानसिकता रखने वाले लोग आपस में ऐसे जुड़े कि हमारे दो दिल एक बन गए थे। मैं पागलपन की हद तक आदिल को चाहने लगी थी और वो भी मेरे बारे में सीरियस था। इसलिए मेरे ग्रेजुएशन के बाद ही घर वालों ने हमारी सगाई कर दी। मेरी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत इतनी आसानी से जो मिलने वाली थी, जबकि जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे पाने के लिए ना जाने कैसे कैसे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। पर आदिल को पाने के लिए मुझे किसी बड़े कड़े इम्तिहान से नहीं गुजरना पड़ा। यूं ये छोटा सा साथ पूरी ज़िंदगी का साथ बनने वाला था। हमारी शादी को बस 1 ही महीना रह गया था। हमारे घर वाले हमारी शादी की तैयारियों में बिजी थे। मैं अपने माँ बाप की इकलौती थी और आदिल भी अपने माँ बाप का इकलौता ही था। इसलिए दोनों फैमिली इस शादी के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थीं। जैसे जैसे हम एक दूसरे को पाने के करीब आ रहे थे, वैसे ही हमारी मोहब्बत और तड़प बढ़ती जा रही थी। पर मुझे नहीं पता था कि हमारी खुशियों को किसकी बुरी नज़र लगने वाली है। हादसे से एक दिन पहले आदिल मेरे पास आया था। उसने मेरा हाथ थामकर उसे चूमते हुए कहा था, आयशा, अब तो इंतज़ार करना मुश्किल हो गया है। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ।
अपना बनाना चाहता हूँ तुम्हें। तुम्हें क्या पता कि मैं रातों को किस कदर बेकरार रहता हूँ। अब तुमसे दूरी मेरे बस की बात नहीं है। उसकी आंखों में दीवानगी देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, आदिल, बस बहुत जल्दी मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, थोड़ा सा सब्र से काम लो। और वो ठंडी सांस लेकर रह गया था। कहने लगा कि गिन गिन कर बदले लूंगा तुमसे। तुम्हें इतना प्यार और इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक सैराब हो जाएगी। और आदिल का इजहार मोहब्बत मुझे और पागल कर रहा था। वो चला गया था और मैं आदिल की संगत के ख्वाब देखते हुए मीठी नींद सो गई थी। पर सुबह का सूरज शायद मेरी जिंदगी में अंधेरा करने के लिए उगा था। मैं अभी तक सो रही थी कि अचानक मम्मा कमरे में आई। उन्होंने मेरे ऊपर से लिहाफ हटाया तो मैं हैरान सी उन्हें देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मा, आपके चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? मैंने अपनी आंखें मलते हुए कहा था। मम्मा कहने लगी, आयशा बेटा, बात ही कुछ ऐसी है, बस तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा। मम्मा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं एकदम से अंदर तक हिल गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ है? मैंने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। मैंने पूछा, पापा तो ठीक है ना? वो कहाँ है? मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठी। मम्मा कहने लगी, तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं बेटा। और मैं वहीं ठहर गई थी। क्या हुआ पापा को? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मम्मा कहने लगी, पापा को कुछ नहीं हुआ है बेटा। वो दरअसल, मम्मा ने बात अधूरी छोड़ दी तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा, आप बताइए तो सही, हुआ क्या है? कहने लगी, आदिल का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, हमें अभी वहाँ जाना होगा। मम्मा ने एक साथ मेरे सिर पर कई बम फोड़ दिए थे और मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। कुछ पल के लिए तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मम्मा क्या बोल रही हैं। और जब समझ आया तो मैं अचानक फर्श पर बैठ गई, अपना सिर दोनों हाथों में थाम लिया। कुछ देर के लिए तो मेरा दिमाग कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहा। और जब मुझे बात समझ आई तो मैं एकदम से उठी, मम्मा से कहा, मम्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अभी रात को ही तो मुझसे मिलने आया था, बिल्कुल ठीक था। मम्मा ने बेबसी से मुझे देखा और कहा, आयशा, अपने आप को संभालो बेटा और चलो वहाँ जाकर पता करते हैं। मम्मा ने मुझे सहारा देकर कहा और मैं कैसे अस्पताल पहुँची ये मैं ही जानती थी। आदिल इमरजेंसी रूम में था। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान थे और जान तो मेरी भी निकल रही थी, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी कि आदिल को एक नज़र देख लूं जो नलियों में जकड़ा हुआ था। वो सुबह सवेरे जॉगिंग के लिए घर से निकला था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी उससे आ टकराई थी और वो सड़क पर लुढ़कता चला गया था। उसकी एक टांग बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। डॉक्टर कह रहे थे कि टांग काटनी पड़ेगी और हम इतने बेबस थे कि उनकी बात मानने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। और यूं आदिल की एक टांग काट दी गई थी। वो अभी तक बेहोश पड़ा था। सब लोग उसे देख रहे थे, मगर मैं वहीं कुर्सी पर बिल्कुल किसी मूर्ति की तरह बैठी थी। काश ये कोई सपना होता, मेरी आँख खुले और मेरा आदिल दोनों पैरों पर चलकर मेरे पास आ जाए। मैं बार बार अपनी आंखें मसलती थी, मगर ये हकीकत थी और इसे झुटलाया नहीं जा सकता था। जब आदिल को होश आया तो मैंने उसके हाथों में अपना हाथ पकड़ रखा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो बिल्कुल खाली खाली नज़रों से मुझे देखने लगा। उसे भी अभी तक यकीन नहीं आया था कि उसके साथ क्या हो गया था। और जब उसे मालूम हुआ था कि उसकी एक टांग नहीं रही तो वो बहुत देर तक चिल्लाता रहा, रोता रहा। कहने लगा, आयशा, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। और मैं रोते हुए उसे कहने लगी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? क्या मेरी मोहब्बत इतनी ज़्यादा दोगली है? मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया है आदिल, और मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जिस्म का कोई हिस्सा नहीं रहा। मेरे लिए बस यही बात अहम है कि तुम्हारा दिल और मेरा दिल अभी भी एक दूसरे के लिए धड़कता है। मेरी बात सुनकर वो हिचकियों से रोने लगा था और मुझे उस वक्त तो उस पर बड़ा ही प्यार आया था। मैंने उसके माथे को चूम लिया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं हर वक्त आदिल से चिपकी रहती ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो, क्योंकि इस हालत में इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। कभी कभी कहने लगता, आयशा, तुम एक मुकम्मल इंसान हो, तुम्हें कोई और मुकम्मल इंसान मिल सकता है। और मैं उससे कहती, तुम मेरे लिए इस दुनिया के सबसे मुकम्मल इंसान हो, क्योंकि तुमने मेरी जात का अधूरापन दूर किया है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आदिल को नकली टांग लगा दी गई थी और अब वो बैसाखी के सहारे चलने लगा था, लेकिन उसकी जात का अधूरापन उसके चेहरे के दर्द की लकीरों को मिटा नहीं सका था। हर वक्त उसे अपने अधूरेपन का एहसास तकलीफ देता था।
आदिल की हालत देखकर मेरे माँ बाप भी कुछ ना कुछ परेशान हो गए थे। वो चाहते थे कि मैं आदिल का रिश्ता ठुकरा कर किसी ऐसे इंसान का साथ चुनूं जो मेरे लायक हो, मेरे कदम से कदम मिलाकर चल सके। मेरी मम्मा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि आयशा, तुम्हें अपने फैसले पर एक बार सोच विचार करना चाहिए। और मैं अपनी माँ को हैरानी से देख रही थी। मैंने कहा, कैसी बात कर रही हैं मम्मा? आप मुझे क्या समझती हैं कि मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है? मैंने आदिल को सच्चे दिल से चाहा है और मैं दुल्हन बनूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आदिल की बनूंगी, वरना सारी ज़िंदगी मैं यूं ही बैठी रहूंगी। और मेरी माँ मुझे बेबसी से देखती रही थी और यूं मैं आदिल की ज़िंदगी में शामिल हो गई। वो दिन मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मुझे यूं लगा था जैसे मेरा वजूद मुकम्मल हो चुका हो। उस रात आदिल मुझे कहने लगा कि एक अधूरा इंसान तुम्हें क्या पूरा करेगा। और मैंने उसे कहा था, आदिल, आज ही तो मैं पूरी हुई हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरी थी। ये कहते ही मैंने खुद को उसकी मजबूत बाहों के हवाले कर दिया था। और वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन खूबसूरत रात थी। आदिल ने मुझे इतना प्यार दिया कि उसने मेरी जात की सारी प्यास दूर कर दी थी। उसका साथ पाकर मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। ज़िंदगी पहले से बढ़कर खूबसूरत हो गई थी। मुझे आदिल का अधूरापन नज़र नहीं आता था, बस अपनी मोहब्बत उसके लिए नज़र आती थी जो बेइंतहा थी। यूँ हमारी ज़िंदगी एक बार फिर से अपनी डगर पर चलने लगी थी। आदिल ने ऑफिस संभाल लिया था और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि मुझे अपना मास्टर्स पूरा करना था। और फिर आदिल के साथ अपने और उसके पापा का बिजनेस भी तो संभालना था। यही मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। आदिल पहले से बढ़कर काम में बिजी हो गया था, लेकिन मेरी मोहब्बत और तड़प आदिल के लिए जरा भी कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों अब आदिल का रवैया मुझे थोड़ा ठंडा लगने लगा था, क्योंकि मैंने महसूस किया था कि अब वैसी शिद्दत वो मुझे नहीं दिखाता और घर में आकर भी ऑफिस का काम लेकर बैठा रहता था। कभी कभी मैं ज़बरदस्ती उसके आगे से सारी फाइल्स हटाती और उसकी गोद में बैठ जाती, उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर देखती रहती और कहती कि मोहब्बत भी इंसान के लिए ज़रूरी होती है। क्या हर वक्त घर में भी ऑफिस सजाकर बैठे रहते हो? और वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखता और कहता, मेरी जान, मोहब्बत के साथ साथ फ़िक्र रोज़गार भी ज़रूरी होता है। मैंने इस मकाम पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं अब अपने अलग से एक पहचान बनाना चाहता हूं, ताकि लोग ये न समझें कि मैं अपने माँ बाप के पैसों पर पल रहा हूं और उनके कारोबार से खा रहा हूं। वैसे भी पापा ने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी है, मेरे अलावा कौन देखेगा ये सब कुछ? और मैं मुस्कुराकर उसे कहती, परेशान मत हो, बस 2 साल रहते हैं मेरे मास्टर्स होने में, उसके बाद हम दोनों मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। और वो मुस्कुरा देता, कहने लगता, तुम अभी बच्ची हो, तुम इन बारीकियों को नहीं समझ सकती। और मैं बुरा मानकर कहती, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बहुत ही ज़हीन स्टूडेंट हूँ और मेरी सारी पढ़ाई बिजनेस के रिलेटेड ही है, तो मुझे इतने हल्के में मत लिया करो। मैं उसे डांट देती और वो हंसने लगता। और ये सच भी था कि मैं यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द सबकी नज़रों में आ गई थी, क्योंकि अपनी काबिलियत की वजह से मैंने सबके दिलों पर राज कर लिया था। मेरा क्लास फेलो अकरम भी काफ़ी लायक स्टूडेंट था। हम दोनों के मार्क्स में थोड़ा बहुत ही फ़र्क आता था। उसने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो मैंने भी खुशदिली से अपना हाथ बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे जहीन लोग पसंद थे। उसके अलावा मेरी कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी किसी के साथ, क्योंकि मैं अपने काम से काम रखती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी। मैं बहुत जल्द आदिल के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती थी, ताकि उसकी मसरूफियत में कमी आ जाए। एक दिन आदिल खुद मुझे यूनिवर्सिटी से पिक करने आया था अपने ड्राइवर के साथ। वो गाड़ी में बैठकर मेरा इंतजार कर रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अकरम, जो मेरे साथ ही क्लास से बाहर निकला था, कहने लगा, खैरियत तो है, आज बड़ी खुश हो? मैंने कहा, आज मेरे सरताज मुझे खुद लेने आए हैं, इसीलिए मैं खुश हूँ, वरना उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। अकरम मेरी बात सुनकर हैरान हुआ और कहने लगा, क्या मतलब? और मैंने बेख्तियार अपने माथे पर हाथ रखा। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि आदिल इब्राहिम, जो एमओ कंपनी के सीईओ हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं और वही आज मुझे लेने आए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए अकरम को बताया तो वो कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखता रहा, जैसे उसे यकीन ना हो, और मैं उसका रिएक्शन देखकर उसके कंधे पर एक चपत लगाने लगी। मैंने कहा, कहाँ खो गए? क्या मैं शादीशुदा नहीं लगती? और वो जैसे हकीकत की दुनिया में वापस आया। कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें देख कर ही नहीं लगता कि तुम शादीशुदा हो। इतनी जल्दी तुमने शादी भी कर ली?
उसके लहजे में हल्का सा दर्द था जो मैंने महसूस नहीं किया था। मैंने कहा, हाँ, बस हम एक दूसरे को पसंद करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इसीलिए मैंने शादी कर ली। ये कहते हुए मैंने अकरम को बाय कहा और आदिल, जो गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा था, उसके साथ बैक सीट पर बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आदिल कहने लगा, ये लड़का कौन था? काफ़ी अफसोस में लग रहा था और मैं हंसने लगी। मैंने कहा, ये मेरा क्लास फेलो है अकरम। मैंने तुम्हें बताया था ना, काफ़ी होशियार स्टूडेंट है और हमारी दोस्ती भी हो गई है। मेरी बात सुनकर आदिल मुस्कुराने लगा और कहने लगा, शायद उसे अफसोस हुआ कि आज तुम्हें लेने के लिए मैं आया हूँ। मैंने कहा, इसका तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए टाइम निकाला। मैंने शरारत से आदिल को देखा तो वो संजीदगी से मुझे देखने लगा और कहने लगा, हमें कहीं जाना है, इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। और मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। मैंने कहा, क्या बात है, कहाँ जाना है? क्या हम डेट पर तो नहीं जा रहे? मेरी शरारतें बढ़ती जा रही थी, मगर वो संजीदगी से बोला, हमें अस्पताल जाना है। और ये कहकर वो मेरी आंखों में देखने लगा। मैं एकदम से बिल्कुल चुप होकर उसे देखती रही। क्या फिर से कोई बुरी खबर मेरी मुंतजर थी? मैंने अपने दिल पर बेख्तियार हाथ रख लिया। उसने मेरा हाथ थामा और अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। कहने लगा, आयशा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है और वो इमरजेंसी में है। आदिल की बात सुनकर मेरी कानों से धुआं निकलने लगा था और मेरी आंखों में चुभने लगा था। यूं लगा जैसे मेरा दिल थम गया हो। उसने मुझे बेख्तियार अपने साथ लगा लिया और कहने लगा, हिम्मत से काम लो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। मगर मैं तो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं थी। बस बेख्तियार आंसू मेरी आंखों से टूटकर आदिल की शर्ट को भिगोने लगे। अस्पताल पहुंची तो मैं भागती हुई इमरजेंसी रूम की तरफ बढ़ी। मम्मा भी वहीं मौजूद थीं और रोए जा रही थीं। मैं उनके गले लग गई और कहा, क्या हुआ है पापा को? अब मुझे बताए ना, क्योंकि एक हफ्ता पहले मैं उनसे मिलकर आई थी, वो बिल्कुल ठीक थे। अचानक उन्हें क्या हुआ? मम्मा कहने लगी, वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थे। मैं उनसे पूछती थी तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। कहते थे कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, बस जल्दी ही हल हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर शायद उन्होंने दिल पर ले लिया था इस बात को, इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये कहते ही मम्मा फिर से रोने लगी थीं और मैं हैरान और परेशान सी बैठी रही। मैंने कहा, अगर ऐसी कोई बात होती तो आदिल मुझे ज़रूर बताता, क्योंकि आदिल के पापा और मेरे पापा दोनों पार्टनर थे। अगर कोई नुकसान हुआ होता तो आदिल मुझसे क्यों छुपाता? फिर मैंने सोचा कि पापा से खुद पूछूंगी, मगर ये सवाल करने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि एक और बड़ा इम्तिहान मेरे सामने खड़ा था। एक और जान से प्यारा मुझसे बिछड़ने वाला था। जब डॉक्टर ने आकर कहा कि हम उन्हें बचा नहीं सके, तो मैं और मम्मा बिल्कुल हैरान से डॉक्टर को देख रहे थे। इतने में आदिल भी अपने पापा के साथ आ गया और ये खबर सुनकर वो भी बिल्कुल चुप हो गए थे। और मुझे यूं लगा जैसे मैं और मेरी माँ एकदम से तपते सहरा में खड़े हों। ऐसा कैसे हो सकता है भला? मेरे पापा अचानक से हमें छोड़कर कैसे जा सकते थे? मैं बिल्कुल पागल सी होकर रह गई थी। यूं लगा जैसे मैं भरी दुनिया में अकेली हूँ। पापा को गए 4 दिन हो चुके थे और मेरे गम में कमी नहीं आ रही थी। अब भी मैं मम्मा के साथ घर पर ही थी। अभी तक मैं अपने घर नहीं गई थी। आदिल ने भी मुझे साथ चलने के लिए नहीं कहा था। शायद वो जानता था कि मैं कुछ दिन और यहाँ रहना चाहती हूँ। आदिल फ़ोन पर ही कभी कभार मेरी खैरियत पूछ लेता था। शायद वो पापा के जाने के बाद कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था। उनके हिस्से का काम भी उसके ही कंधों पर आ गया था, इसीलिए उसके पास वक्त नहीं था मुझे तसल्ली देने का। पापा के जाने के करीब 1 महीने बाद जब मैंने खुद ही वापस घर जाने का सोचा था और तैयारी करने लगी, तो मम्मा ने भी कहा कि आशी बेटा, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और अपने पापा के बिजनेस को भी संभालना चाहिए। बेचारा आदिल अकेला सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। मैंने मम्मा को तसल्ली दी और अपना सामान पैक करने लगी और मैं अपने घर चली आई थी। मुझे लगा मुझे इतने दिनों बाद देखकर आदिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि आदिल मुझे कभी इतने दिनों तक दूर नहीं रखता था। लेकिन उसने मेरा स्वागत बहुत ही ठंडे अंदाज में किया था। मैंने इसे उसके काम का बोझ समझकर टाल दिया था, क्योंकि सारा काम का बोझ आदिल पर ही आ पड़ा था। हालांकि दुखों के पहाड़ तो मेरे ऊपर भी टूटे थे। मुझे लगा आदिल मुझे संभाल लेगा, लेकिन मुझे संभालने के बजाय उल्टा उसका व्यवहार मेरे साथ बहुत ठंडा था। रात को जब मैं आदिल के करीब होने लगी तो उसने मुझे अपनी बाहों से दूर झटक दिया। कहने लगा, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। ये कहकर आदिल मेरी तरफ से करवट लेकर सो चुका था। आदिल के इस व्यवहार पर मेरी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। वो पूरी रात मैंने तड़प कर गुजारी थी और जब
2-3 दिन तक मुझे आदिल का व्यवहार बर्दाश्त ना हुआ तो मैं उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, आदिल, आखिर आपको हुआ क्या है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या आपको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं कि इस वक्त मैं कितना दुखी हूँ? और रही काम के प्रेशर की बात, तो बस कुछ ही समय की बात है, मैं भी ऑफिस के काम में तुम्हारा हाथ बटाना शुरू कर दूंगी। और मेरा ये कहना था कि आदिल की जैसे दुखती रग पर मैंने हाथ रख दिया था। वो गुस्से से मेरी तरफ पलटा और मेरे बाजू को जोर से दबोचते हुए मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। कहने लगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा साथ। तुम क्यों मुझे एहसास करवाती हो कि मैं तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ? तुम एक पूरी इंसान हो जबकि मैं अधूरा इंसान हूँ। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता। जब तुम मेरे साथ चलती हो तो लोग मुझे ताना देते हैं। हम दोनों को अजीब दया भरी नज़रों से देखते हैं कि मुझ जैसा अधूरा इंसान इतनी खूबसूरत और मुकम्मल लड़की का पति है। मुझे लोगों की नज़रें सही नहीं जाती। नफरत हो गई है मुझे तुम्हारे वजूद से, तुम्हारे मुकम्मलपन से। तुम्हारा साथ मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बोझ की तरह लगता है जिसे मैं ज़बरदस्ती ढो रहा हूँ। जब जब तुम मेरे करीब आती हो तब तब मुझे अपने अधूरेपन का एहसास होता है। तुम्हारी संगत में अब मुझे घुटन महसूस होती है। प्लीज़ दूर रहा करो मुझसे। मेरी ज़िंदगी से कहीं दूर चली जाओ। मुझे चैन से अपनी ज़िंदगी जीने दो। और मैं हक्का बक्का आदिल का मुंह देख रही थी। वो ये क्या कह रहा था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, आदिल, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और तुम मेरी मोहब्बत को झुठला रहे हो। कहने लगा, मोहब्बत करता था लेकिन अब नहीं करता। और मैं अपने जैसी ही एक लड़की देख भी चुका हूँ। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिजनेस की दुनिया में मेरा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बस लोगों का यही कहना कि मैं एक अधूरा इंसान हूँ और एक खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की का पति हूँ, तो ये बात मेरे दिल को चुभ जाती है। और अब ये ताना मैं और सह नहीं सकता। इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लिया है। ये कहते हुए आदिल के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी और मेरा दिल तड़प उठा था। इससे पहले मैं कुछ और कहती, आदिल ने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया। कहने लगा, मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाने के लिए दे दिए हैं, जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे। फिलहाल तुम अभी और इसी वक्त अपने माँ के घर चली जाओ। कुछ ही दिन में मैं अपनी दोस्त की बहन आलिया से शादी करने वाला हूँ, जो सिर्फ घर तक सीमित रहेगी। उसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होगा। वो एक घरेलू सीधी सादी लड़की है और बस घर में मेरी ज़रूरत का ख्याल रखने के लिए मुझे बीवी चाहिए। मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए, मेरा बिजनेस संभालने के लिए मुझे बिजनेस पार्टनर नहीं चाहिए। कान खोलकर सुन लो, मेरी ज़िंदगी में लौट कर वापस मत आना। ये कहकर आदिल लंबे लंबे कदम उठाता हुआ बाहर चला गया था और मैं वहीं ज़मीन पर ढेर हो गई थी। ये ज़िंदगी ने कैसा मोड़ लिया था, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था। पहले पापा का सदमा और अब आदिल का ये व्यवहार, उसने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा था। उसी वक्त मैंने अपना कुछ ज़रूरी सामान उठाया और अपनी माँ के घर चली आई। मेरी माँ भी मेरी हालत देखकर सदमे से चूर थीं। उन्हें भी आदिल से इस बात की उम्मीद नहीं थी। उस दिन भी मैं मम्मी के साथ बाहर लॉन में बैठी अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक डोरबेल बजी थी। मुझे लगा आदिल आया होगा मुझे लेने के लिए, क्योंकि मुझे अभी ऐसा लगता था कि आदिल मुझे लेने ज़रूर आएगा। मगर जब दरवाज़ा खोला तो सामने वकील साहब खड़े थे। मम्मा ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया और हम दोनों भी उनके साथ ही बैठ गए। उन्होंने कुछ कागजात निकाले और कहा कि मैं आपको एक ज़रूरी सूचना देने आया हूँ। शायद आप लोगों की जानकारी में नहीं कि आपके पापा खुर्शीद खान ने अपनी कंपनी के सारे शेयर्स सलमान इब्राहिम को बेच दिए थे। ये उसकी स्टेटमेंट है और नीचे उनके सिग्नेचर भी हैं। आपकी तसल्ली के लिए, अब आपका एमओ कंपनी में कोई भी हिस्सा नहीं रहा और ये सारी कंपनी सलमान इब्राहिम के बेटे आदिल इब्राहिम के नाम आ चुकी है। वकील साहब किसी रोबोट की तरह हमें तमाम जानकारी दे रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल सपाट था और उनकी बात सुनकर जैसे हमें सांप सूंघ गया था। मैं अपनी माँ को बेयकीनी से देखने लगी। शायद पापा ने उन्हें इस बारे में कुछ बताया हो, मगर मम्मा मुझसे भी ज़्यादा बेयकीन थीं। कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है भला? वकील साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मगर वकील साहब कहने लगे, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर आप इस मामले में बेखबर थीं तो आप आदिल सर से पूछ लें। अब मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वकील साहब वहाँ से चले गए और मम्मा ने तो अपना सर पकड़ लिया था। कहने लगी, आखिर ये सब कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात होती तो तुम्हारे पापा मुझे ज़रूर बताते। वो इतनी मेहनत से तामीर की गई कंपनी को यूं ही किसी के हवाले कैसे कर सकते हैं? कहीं हमें धोखा देने की कोशिश तो नहीं की गई? और मैं मम्मा को देखकर अंदर तक दहल गई थी। मैंने कहा, मम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप?
आपको आदिल के बारे में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और पापा की बहुत इज्जत करता था। मैं अभी उसे फ़ोन पर बात करती हूँ, बल्कि मैं खुद ही जा रही हूँ। मैं उससे पूछती हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। पता नहीं क्यों अब भी मुझे आदिल पर विश्वास कम नहीं हो रहा था कि आदिल ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी एक डोर थी जो मुझे आदिल की ओर खींचती थी, जबकि आदिल के दिल में मैं कहीं से कहीं तक नहीं थी। उसने तो अपने लिए एक नए जीवन साथी का इंतजाम कर लिया था। मैंने मम्मा को तसल्ली दी और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। मेरे हाथ लगातार कांप रहे थे। दिल अनजाने बहम का शिकार था, मगर मुझे पूरा भरोसा था यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी जो मुझे बताकर आदिल परेशान करना नहीं चाहता होगा। मैं खुद ही उसे पूछ लूँगी। जब मैं एमओ कंपनी के अंदर पहुंची तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रोक लिया। उसने कहा, आदिल साहब एक ज़रूरी मीटिंग में हैं, प्लीज़ इंतज़ार कर लें। मैंने नाखुशी से उसे देखा और कहा, मैं आदिल की बीवी हूँ और मुझे इंतज़ार नहीं करना। मैं अंदर जा रही हूँ, तुम जो करना है कर लो। मेरे उस गुस्से से वो चुप हो गई और मुझे सर से पैर तक देखने लगी। उसने एक नंबर डायल किया, लेकिन तब तक मैं सीढ़ियाँ चढ़ चुकी थी। चाहे कितनी भी ज़रूरी मीटिंग क्यों ना हो, वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो सकती थी। अचानक से मैं ऑफिस के अंदर गई तो आदिल कुछ लोगों के साथ मीटिंग में बिजी था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई सब लोग मुझे देखने लगे और आदिल भी पलटकर मुझे देखने लगा। शायद उसे अच्छा नहीं लगा था कि मैं बिना बताए वहां आई थी, लेकिन अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था। इतना सब कुछ हो गया और उसने मुझे बताया तक नहीं। आज मैं उसे इस बात का जवाब जरूर लेती। मैंने दिल ही दिल में ठान लिया था। आदिल ने सबको एक इशारा किया और वे अपनी फाइलें समेट कर उठ गए और कमरे से बाहर चले गए। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया। मैंने कहा, मैं बैठने नहीं आई। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। इस कंपनी में मेरे आधे शेयर थे। ये कंपनी तुम्हारे और मेरे पापा ने मिलकर बनाई थी और तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाओगे। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे, लेकिन वो बिल्कुल सपाट चेहरा लिए बैठा रहा। वो बोला, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मेरे पापा को इतना बड़ा धोखा दिया। वे इस कंपनी को हड़प कर किसी और को बेचने वाले थे। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, वरना हम तो सड़क पर आ जाते। मैं बिल्कुल हक्का बक्का थी। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। उसने कहा, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या मैं धोखेबाज हूँ? मैंने कहा, तुम एक मरे हुए इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं अपने पापा को अच्छी तरह जानती थी। उसने कहा, तो साफ कहो कि तुम मुझे धोखेबाज कह रही हो। मैंने कहा, आदिल बात को गलत रंग मत दो। पापा ने मुझे कई बार कहा कि मुझे ही अब उनकी जगह कंपनी संभालनी है, तुम्हारे साथ मिलकर काम करना है। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताते। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और भावहीन था। उसने कहा, जो सच था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हारा इस कंपनी में कोई हिस्सा नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया है, वरना तुम्हारे पापा ने तो इसे डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये सारी कंपनी अब मेरी है और मैं इसमें किसी की भी साझेदारी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा, आदिल मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी साझेदार नहीं। उसने कहा, बीवी थी लेकिन अब नहीं। उसने टेबल की दराज से कुछ पेपर निकाल कर मेरे सामने फेंक दिए थे। मैंने उन पेपरों को देखा तो मेरे दिल पर एक बिजली सी गिरी थी। वो डिवोर्स पेपर थे। मेरा दिल धक से रह गया था। एक कच्ची सी डोर थी जो शायद अभी इस विश्वास पर जुड़ी हुई थी कि आदिल मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा। तलाक के पेपरों ने वो नाजुक कच्ची डोर भी तोड़कर रख दी थी। मैंने अविश्वास से आदिल की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। कहने लगा, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म है। आयशा, मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी उम्मीदें एकदम टूट गई थीं। मुझे समझ आ गया था कि शायद अब रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा। मैंने धीरे से कहा, क्या ये तुम्हारा अंतिम फैसला है? उसने कहा, हाँ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, आदिल तुम बहुत पछताओगे। मेरा दिल दुखाकर और मेरा हक छीनकर तुम कभी खुश नहीं रहोगे। तुमने सिर्फ कुछ पैसों के लिए आज मेरी मोहब्बत, सबसे कीमती चीज़ मेरी मोहब्बत खो दी है। मैं तुमसे वादा करती हूँ अब कभी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगी। मैं वहाँ से चली आई और अपनी माँ के घर आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं किसी का भी सामना नहीं करना चाहती थी। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में मैं अकेली रह गई हूँ। न मेरी मोहब्बत रही, न पापा का साया मेरे सिर पर। कुछ दिन इसी तरह बेमतलब गुजर गए थे। मैंने यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ दिया था और एक दिन अकरम मेरे घर आया और मुझे इस हालत में देखकर टूट सा गया था।
उसने कहा, आशी तुम्हें क्या हुआ है, तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं आती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, बस ज़िंदगी में इतने धोखे मिले हैं कि अब दोबारा से सिर उठाने के काबिल नहीं रही। मेरे जान से प्यारे शौहर ने मुझे छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की थी। ये कहते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगी। और मेरी माँ भी बिस्तर से लग गई हैं, लेकिन मैं इतनी जिद्दी हूँ कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना सारा गम अकरम को क्यों बता रही हूँ, लेकिन मुझे सच में किसी कंधे की सख्त ज़रूरत थी, वरना मैं अंदर ही अंदर घुट कर मर जाती। अकरम ने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और कहा, आशी तुम्हें मजबूत बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा वही नहीं होता जो हम चाहते हैं। कई बार हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और ऊपर वाला कुछ और सोच कर बैठा होता है, और वही हमारे हक में बेहतर होता है। तुम इस हकीकत को कबूल कर लो तो बेहतर है, और प्लीज़ अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो। मैंने कहा, क्या रखा है इस पढ़ाई में, हमारा सब कुछ हमसे छिन गया है। मेरे पापा की उम्र भर की मेहनत, उनसे धोखे से साइन करवाकर सारी कंपनी उन्होंने अपने नाम कर ली। अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अकरम ने कहा, जो लोग धोखे से दूसरों का माल हड़पते हैं, उन्हें वो माल हजम नहीं होता। तुम देखना वो कैसे मुंह के बल गिरेगा और तुम्हारी तरफ रेंगता हुआ आएगा। मैं उसे देखकर तल्खी से मुस्कुराई और कहा कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, और ये भी नहीं चाहती कि वो दोबारा मेरे पास आए, क्योंकि मैंने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, और जिसे मैं छोड़ दूँ उसे फिर चाह कर भी नहीं अपना सकती। अकरम कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बोला, प्लीज़ कल यूनिवर्सिटी आ जाना, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ले आऊँगा। एक इंसान के धोखा देने से हमें ज़िंदगी में दूसरे इंसानों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है आशी, हमें हर कदम पर जीने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और मैं तुम्हें यूँ टूटा बिखरा हुआ नहीं देख सकता। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। उसने मेरी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये कहकर वो चला गया और मैं बिल्कुल चुपचाप वहीं बैठी रही। सोचने लगी, कब तक मैं इसी हाल में बैठी रहूँगी, इससे मेरा ही नुकसान है। मुझे अपनी माँ का सहारा बनना है और ख़ुद को मजबूत बनाना है। मैं एक रिश्ता खो चुकी थी, अब अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। मैंने दिल में एक इरादा कर लिया और अगले दिन ही यूनिवर्सिटी जाने लगी। फिर से एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट आई थी, क्योंकि इसमें अकरम ने मेरा बहुत साथ दिया था। उसकी संगत में मैं सारे गम भूलने लगी थी। वो मुझे हंसाने की कोशिश करता, ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश करता, और सच में उसकी संगत में कोई जादू था कि जितना भी वक्त मैं उसके साथ गुजारती, खुद को हल्का फुल्का महसूस करती। और 2 साल पर लगाकर उड़ गए और मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया। इन 2 सालों में मैंने कभी भी मुड़कर आदिल की तरफ नहीं देखा था, और ना ही मैं उसकी मिन्नतें करना चाहती थी। मुझे अब उससे नफरत हो गई थी। मम्मा भी मेरी हालत देखकर खुश हो गई थी। मैं उनके सामने कभी नहीं रोती थी, बस हंसती मुस्कुराती रहती थी और उन्हें भी हंसाने की कोशिश करती थी। लेकिन अक्सर रात के पहर मैं करवट बदलती रहती और आंसू मेरी आंखों से बहते रहते। पर मैं अपने बीबीए में मास्टर्स करने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई थी, वो भी अकरम की वजह से। उसने हर मामले में मेरा साथ दिया था। वो बहुत ही मेहनती इंसान था। उसका बाप कोई बिजनेसमैन नहीं था, पर वो खुद अपने बलबूते पर आगे बढ़ना चाहता था। उसने मुझे अपने माँ बाप से भी मिलवाया था। बहुत ही अच्छे और मिलनसार लोग थे। अब तो मैं अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी, और उनकी माँ भी मेरी माँ से मिलने आती थी। वे दोनों गहरी सहेलियाँ बन चुकी थीं। मैं अपनी ज़िंदगी में फिर से बिजी हो गई थी और संतुष्ट भी हो गई थी। अकरम ने एक दिन मुझे बाहर ले जाकर कहा, आशी देखो तो सही, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। काश तुम मेरी आंखों से देखो तो तुम्हारे सारे गम खत्म हो जाएं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और कहा, मैं बहुत खुश हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तुम मेरे बारे में परेशान मत हुआ करो। उसने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम खुद ही एक मजबूत लड़की हो। फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा और अचानक से मेरे दोनों हाथ थाम लिए और अपनी मजबूत हाथों में दबाने लगा। मैंने हैरत से उसे देखा। कहने लगा, आशी क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें ज़िंदगी में एक बार खुद को मौका देना चाहिए, खुश रहने का, किसी दूसरे इंसान को चांस देने का, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। यहाँ मेरी आंखों में देखो और बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मैंने कहा, आज अचानक से ये सवाल क्यों पूछा तुमने? मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं समझता, बल्कि तुम्हें अपने दिल में बहुत ऊंचा मकाम दे चुका हूँ। बस चाहता हूँ कि तुम भी इस रिश्ते पर मोहर लगा दो जो बेनाम सा है और तुम्हारी रजामंदी का मुंतजिर है। मैं बिल्कुल हैरान सी उसे देखती रही, क्योंकि मैंने वाकई अकरम को अपने दोस्त के अलावा कुछ नहीं समझा था। कहने लगा, मुझसे वादा करो तुम जिंदगी को एक मौका और दोगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ
कि कभी तुम्हें अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। उसकी बातों पर मैं खामोश हो गई थी। मेरा दिल सीने के अंदर जोर से धड़क रहा था। मैं उसे क्या बताती कि मैंने अपनी सारी मोहब्बतें और चाहतें तो उस इंसान पर लुटा दी हैं जो उसके काबिल ही नहीं था। अब किसी और को देने के लिए मेरे पास बचा ही किया था। मैंने उसे इनकार नहीं किया था, बल्कि खामोश रही। अगले दिन उसकी माँ हमारे घर आई थी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहा, आयशा बेटा, तुम नहीं जानती कि तुम मेरे बेटे के लिए कितनी अहम हो। हमारे घर में सबसे ज़्यादा फिक्र वो तुम्हारी ही करता है। अब तो बस तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में शामिल होकर उसकी ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दो। मैं बिल्कुल चुप उन्हें देखती रही। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, न इनकार का और न ही इकरार का। लेकिन मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या वाकई मैं किसी दूसरे इंसान से मोहब्बत करने के काबिल हूँ? और इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही दे सकता था, और मैंने खुद को वक्त के हवाले कर दिया। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा, मेरे दिल पर बहुत बोझ है, मैं तुम्हें यूँ तन्हा नहीं देख सकती। अकरम बहुत ही अच्छा लड़का है, हर इंसान धोखेबाज नहीं होता, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। और मैंने अपने घर वालों के सामने कोई भी विरोध नहीं किया और चुपचाप अकरम की ज़िंदगी में शामिल हो गई। और उसकी खुशी की तो कोई हद न थी। वो अपने आप को हवाओं में महसूस कर रहा था। मेरी संगत ने उसे मुकम्मल कर दिया था और मैं उसकी खुशी में खुश थी। बहुत जल्द उसने मुझे एहसास दिला दिया कि अगर मोहब्बत का एक दरवाज़ा बंद होता है तो हजार खुल जाते हैं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो अपना रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। और मेरे दिल में भी अकरम के लिए रास्ता बनता गया और मैं सर से पैर तक उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होती गई। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अकरम से मेरी मोहब्बत जितनी गहरी थी उतनी आदिल से नहीं हो पाई थी। आदिल से तो मैं जुनूनी मोहब्बत करती थी। मेरी कच्ची उम्र की मोहब्बत था आदिल, और अगर आदिल का साथ मिल जाता तो ये घना ताकतवर वृक्ष बन सकती थी। लेकिन आदिल ने बीच राह में ही मेरा हाथ छोड़ दिया था और मैं जल्दी ही आदिल की यादों और उसकी मोहब्बत के साए से निकल आई थी। लेकिन अकरम ने जिस तरह मुझे सहारा दिया था, मुझे अपनी मजबूत पनाहों में समेटा, मैं दिलो जान से उसकी हो गई थी। अब अकरम के सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। आदिल का नामो निशान तक मेरे दिल पर नहीं था। हम दोनों ने अपने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की थी और हम जानते थे हम दोनों ही बहुत मेहनती और जहीन हैं। जब दो जहीन लोग मिलते हैं तो कामयाबी दूर नहीं होती। जब हम कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो इसी दौरान हमें खबर मिली कि एमओ कंपनी के अंदर किसी ने बड़ा गबन किया है। आदिल ने जिस लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था वो लड़की बड़ी चालाक निकली। उसने न सिर्फ आदिल को धोखा दिया बल्कि उसकी कंपनी भी हड़प ली थी। वो आदिल जिसने उस लड़की और कंपनी के लिए मुझे छोड़ दिया था और मेरे पापा पर इल्ज़ाम लगाया था, आज एक टांग पर गिर चुका था। उसका घमंड टूट चुका था। न जाने क्यों मुझे उसके बारे में सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ था, क्योंकि मैं उससे जुड़ी हर भावना से मुक्त हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठी थी कि मेरी सेक्रेटरी ने बताया कि आपसे कोई मिलने आया है। जब मैंने उसे अंदर बुलाया तो वो आदिल था। उसकी आंखों में बेशुमार पछतावा था। कहने लगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक हीरा खो दिया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कभी भी खुशी नहीं मिली। जो सुकून मुझे तुम्हारे साथ मिला था वो कहीं भी नहीं मिल सका। काश मैं लालच में अंधा न होता और तुम्हें यूँ न जाने देता। मैंने तल्खी से उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे उस पर तरस आ रहा था, न कि मोहब्बत। मैंने कहा, जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में नफरत भी पालना नहीं चाहती। इतने में अकरम भी अंदर आ गया था। आदिल को देखकर हैरान हुआ। मैंने आगे बढ़कर अकरम का हाथ थाम लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। फिर आदिल को देखकर कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे छोड़ दिया और मैंने अपनी असली मोहब्बत पाली, क्योंकि अगर तुम मुझे न छोड़ते तो मैं कभी भी अकरम जैसे इंसान की ज़िंदगी में शामिल न हो पाती। इसीलिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। ये कहते ही अकरम ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। आदिल की आंखों में जैसे किरचियाँ सी चुभने लगी थीं। वो शायद इस मंजर को ज़्यादा देर तक देख न सका और अपनी लाठी थामे वहाँ से चला गया। मैंने अकरम के गले में जोर से अपनी बाहें डाल दी और कहा, तुम्हारा शुक्रिया मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मुझे सच्ची खुशी मिली है। अकरम ने भी मुझे अपनी बाहों में समा लिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी थी आयशा और अकरम के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी लेकर भी ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ।